हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनबी की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसके लिए बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, क्या इस बार कुछ नए बदलाव भी हैं उसको भी इसमें देखेंगे हम लोग। और उसके बाद से कुछ कॉमन डाउट्स हैं जिसको हम लोग जिसके ऊपर बात करेंगे। मैं अभी उसी का वेट कर रहा था, आज एनबीए की साइट पे अपलोड हुआ इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा counseling.nbe.edu.in पे, और वो उस रजिस्ट्रेशन का फ़ी 2500 और वो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग होगा, फिर फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा। अगर आपका सीट अलाट हो गया, अब इसके ऊपर है अलाट हुआ कि नहीं हुआ। अगर सीट आपका मान लीजिए अलाट हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन बनेंगे कि उस सीट को एक्सेप्ट करें और फ्रीज करें। अगर वो पसंद आ जाता है कॉलेज तो उसको हम फ्रीज करना है। फ्रीज के लिए कुछ पैसे लगेंगे और एक बार फ्रीज हो गया मतलब आप फर्दर काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उस चीज़ को फ्रीज करना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड राउंड के लिए आप अप्लाई कीजिए। अब यहाँ फ्रीजिंग के लिए और कुछ है कि अगर आप इफ़ आर यू श्योर वांट टू, ये आपका वहाँ पे नोटिस आएगा, पॉपअप आएगा एक, और उसमें येस कर देंगे आप तो क्या होगा, फ्रीजिंग विल टेक प्लेस ओनली ऑन पेमेंट। आप पैसा देंगे और फ्रीज हो जाएगा आपका कॉलेज। नहीं तो कोई बात नहीं है, उसको अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो कॉलेज उसको फ्रीज मत करिए, क्योंकि फ्रीज कर देंगे फिर आपको फर्दर एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसको रिजेक्ट करिए और सेकेंड राउंड के लिए आगे आ जाइए। और यहाँ पे अब आगे वही प्रोसीजर चल रहा है कि अगर आप एस कर दिए, फ्रीज कीजिए, उसमें 1 साल का कोर्स का फ़ी जमा हो जाएगा। और तो इसमें है, अब अगर आपको कॉलेज पसंद आएगा, सीट फ्रीज कर दिए तो मतलब आपका कॉलेज फिक्स हो गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ख़त्म हो गया आपका काउंसलिंग यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं होता है, अगर फ्रीज नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करने का मतलब हो गया कि आप जा रहे हैं आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए, सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए आप जा रहे हैं, पार्टिसिपेट किए और सेम वही प्रोसीजर चलेगा। और एक ही बार आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, उसी रजिस्ट्रेशन से होगा सेकंड थर्ड सारा काउंसलिंग। तो अब सेकंड राउंड में आते हैं, सेकंड राउंड में भी वही चलेगा। सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगा, अलॉट होगा, आपको सीट मिलता है, उसको फ्रीज कीजिए, फ्रीज नहीं करिए। अगर फ्रीज नहीं करते हैं सीट लेने के बाद, यानी कि आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं, और अगर आप फ्रीज करते हैं मतलब कि आपको कॉलेज मिल गया, ये हमारा बता रहा है कि अगर हम फ्रीज करते हैं तो हमारा कॉलेज यहाँ पे हो गया, फिक्स हो गया हमारा। हम्म तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग एंड हो गया। अगर फ्रीज हम नहीं करते हैं और अगले राउंड के लिए ऑप्ट करते हैं तो थर्ड राउंड के लिए हो जाएगा, और सेम वही प्रोसीजर चलेगा। और इसमें भी आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, तीसरे राउंड पे आ जाएंगे आप। और तीसरे राउंड में भी वही सेम चलेगा। अगर सीट अलॉट हुआ आपको तो आपको पे करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज क्या करना है, अब अंतिम रास्ता है तो आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पैसा 1 साल के लिए। नहीं तो आप फाइनल राउंड यानी कि मॉपअप के लिए जाएंगे, फाइनल राउंड के लिए जाएंगे। इन पर्सन काउंसलिंग कहते हैं इसके, ऑनलाइन नहीं होता है, इसको आपको जाना पड़ेगा द्वारिका ऑफिस, वहाँ पे होता है ये फाइनल राउंड। तो ये था हमारा प्रोसेस अलॉटमेंट का, चाहे इस सारा इन काउंसलिंग का प्रोसेस था। अब आते हैं कुछ जो डाउट्स हैं हमारे, उस पर आते। सबसे बड़ा चेंजेस तो यहाँ पे हुआ है कि अगर आप एक बार सेकेंड राउंड आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं, किसकी, तो जो एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा की, डीम्ड की, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर स्टेट किसी गवर्नमेंट का, अगर कोई भी आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं एक बार सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो आप फर्दर किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन डीएनबी के लिए भी एलिजिबल नहीं है अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो। और दूसरा एक हमारा डाउट बनता है कि प्रॉब्लम जो आ रहा है इसको लॉगिन करने में कि इंटरप्शन की साइट जल्दी वो हो नहीं रहा, इंटरप्ट कर जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन। तो उसके लिए इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्लीज़ ट्राई टू लॉग इन फ्रॉम
फ्रॉम अदर कंप्यूटर विच अदर कैंडिडेट हैज़ लॉग्ड इन सक्सेसफुली। कह रहा है कि या तो आप बदल के देखिए, अपना ब्राउज़र बदल के देखिए, या फिर अपना कंप्यूटर चेंज करके देखिए, या फिर ऐसे किसी से लॉगिन कराइए जिसने एक बार लॉगिन कर चुका है। तो ऐसे ही, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है, इंटरप्शन हो रहा है। तीसरा इन्होंने एक अपना वो डिटेल बताया है कि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिक्कत हो, या तो आप हैंडबुक में देखिए, या तो कोई भी दिक्कत होता है तो आप ये इनका ईमेल है counseling@netboard.edu.in, इस पर आप ईमेल करेंगे तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। किस केस में उसका पैसा फॉरफिटेड कर लिया जाएगा, तो ये है कंडीशन कि अगर आपको सीट अलॉट होता है राउंड 1 में, चाहे किसी भी राउंड में, और आप ऑप्ट करते हैं फ्रीज के लिए कि हाँ मैं ये कॉलेज लूँगा, और फ्रीज करने के बाद आप जाते नहीं कॉलेज पे, तो वो आपका जो पैसा होता है फॉरफिटेड हो जाता है। एंड वी डज नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट आफ्टर ऑप्टिंग टू फ्रीज द सेम, आल्सो द ट्यूशन फी विल बी फॉरफिटेड इन द केस द कैंडिडेट गिव्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है तब आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी का बाई चांस अगर पहला काउंसलिंग मिस कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या होगा। तो अगर एक बार फर्स्ट राउंड आपका मिस हो गया, यानी कि आप कोई भी काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे फर्दर। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रॉब्लम कि मॉपअप राउंड में अपीयर होने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी है। तो है कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड विद द सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर दी। जिस किसी को भी ना पहले में कुछ मिला, ना सेकेंड में मिला, ना थर्ड में मिला, वही मॉपअप के लिए एलिजिबल होगा। अब नेक्स्ट ये डाउट आता है कि क्या अगर कोई डीएनबी कर रहा है ऑलरेडी, तो वो इस साल अपीयर कर सकता है कि इस साल ले सकता है कि नहीं, या फिर कोई सीट ले चुका है ऑल इंडिया कोटा से, तो वो क्या डीएनबी ले सकता है कि नहीं, इसके बारे में है। तो इसमें है कि कैंडिडेट ऑलरेडी परस्यूइंग ए डीएनबी कोर्स और एनी अदर पीजी कोर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू डीएनबी। तो अगर आप कहीं से डीएनबी कर रहे हैं या फिर कोई अदर पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है डीएनबी के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट इफ़ आई एम एम्प्लॉयड एंड विश टू अटेंड द काउंसलिंग। कि अगर कोई एम्प्लॉयड है कहीं पे और वो काउंसलिंग में अटेंड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो वो भी काउंसलिंग में अटेंड कर सकता है, बस उसके लिए चाहिए कि जिस अथॉरिटी से एम्प्लॉयड कर रहा है वहाँ से एनओसी ले ले अपना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर रिलीविंग लेटर इशू होना चाहिए, तब वो काउंसलिंग में अटेंड कर सकता है। एक टर्म आता है कि व्हाट इज स्पॉन्सर सीट, या फिर व्हाट हु इज एलिजिबल फॉर स्पॉन्सर सीट। स्पॉन्सर सीट आखिर में है क्या और इसके लिए कौन एलिजिबल है। द स्पॉन्सर सीट शैल बी एलोकेटेड ओनली टू ए स्पॉन्सर कैंडिडेट। ये स्पॉन्सर सीट केवल स्पॉन्सर कैंडिडेट को ही अलाउ होगा। और स्पॉन्सर कैंडिडेट क्या होता है, तो स्पॉन्सर कैंडिडेट इज ए कैंडिडेट हु इज वर्किंग इन ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा स्पॉन्सर कैंडिडेट है, और उसको जो सीट अलाट होता है उसको स्पॉन्सर सीट बोलते हैं। चूँकि वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए सबसे पहले एनओसी लाना पड़ेगा उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तब जाके उसका काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है वो। तो ये कुछ डाउट्स थे और प्रोसीजर था, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर था, इसको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। और इसको आप पूरा एनबी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।